नमस्कार आदाब, मैं शमशेर अली, फाउंडर ऑफ वीओ केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग अम्ल, क्षारक एवं लवण पढ़ेंगे, जिसको एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट कहते हैं। पिछली वीडियो में यानी वन शॉट की पिछली वीडियो में हम लोग रासायनिक अभिक्रिया समीकरण पढ़े थे, जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। उसमें काफ़ी ज़्यादा कमेंट भी आप लोगों के आए थे। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं, और इसमें भी हम लोग ज़्यादातर इंपॉर्टेंट टॉपिक ही सिलेक्ट करेंगे। लेकिन आपने देखा होगा, हमने ये बोला था पहले वीडियो में कि ज़्यादातर इंपॉर्टेंट टॉपिक ही सिलेक्ट करेंगे, लेकिन हमने कोई भी टॉपिक आपके लिए छोड़ा नहीं था। तो चलिए इसको भी शुरू करते हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि एनसीईआरटी के क्वेश्चन को भी हम लोग बोलते हुए और पढ़ते हुए निकल चले, ठीक है। तो चलिए देखिए, अम्ल, क्षारक एवं लवण, ये जो आपका चैप्टर है, इससे लगभग 3 से 5 नंबर के आपसे सवाल पूछे जाते हैं। तो कई बार तो 10 नंबर का भी सवाल होता है। तो ये कहने के लिए एक वेटेज है 3 से 5 नंबर, लेकिन आमतौर पर 10 नंबर तक के भी सवाल इससे पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि एसिड अर्थात अम्ल क्या होते हैं। तो पहले अम्ल का डिफिनीशन, परिभाषा देखेंगे, और फिर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स यानी विशेषता। देखिए, आर्हेनियस के द्वारा कहा गया था कि वैसे पदार्थ जो जल में घुल करके हाइड्रोजन आयन देते हैं उसे अम्ल कहा जाता है। तो कहेंगे कि वैसे पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन यानी H प्लस आयन देते हैं, कमा अम्ल कहलाते हैं, ठीक है। अब देखिए, इस बात को हम बोलते हुए भी निकल चलते तो आप लिख लेते। ऐसा कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा कि हम बोलते हुए निकल चलें, अगर तो आपका थोड़ा टाइम बचेगा, है ना। आप अपने से कॉपी में लिख लीजिएगा। कॉपी पेन लेकर के बैठे हैं कि नहीं बैठे, ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। और एकदम अगर वीडियो देख रहे हैं तो कॉपी पेन लेकर बैठिए, अन्यथा स्किप करिए और जाइए, है ना। चलिए, जैसे अगर ये HCl है, इसमें हमने क्या किया, पानी ऐड किया, है ना। जैसे ही पानी ऐड करते हैं तो ये H प्लस एक्वस, और उसके बाद Cl माइनस एक्वस का निर्माण करते हैं। ये H प्लस इतना ज्यादा क्रियाशील होता है कि ये पुनः जल के अणु के साथ रिएक्शन करता है, और रिएक्शन करके हाइड्रोनियम आयन का निर्माण कर लेता है। किसका निर्माण करता है? हाइड्रोनियम आयन का निर्माण करता है। और सवाल ये पूछा जाता है कि H प्लस जल के अणु के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? तो हाइड्रोनियम अणु का या हाइड्रोनियम आयन का निर्माण करता है। आयन कह सकते हैं स्पेशली, तो हाइड्रोनियम आयन। अब सवाल ये उठता है कि अम्ल के और कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक हो सकते हैं। तो देखिए, अम्ल जो होते हैं, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, ठीक है। उसके बाद अम्ल स्वाद में खट्टे होने के बाद ये अम्ल क्या करते हैं? नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। नीले लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं, ठीक है। अम्ल जो होते हैं ये संक्षारक प्रकृति के होते हैं। मतलब किसी भी सतह पर, किसी वस्तु के सतह पर अगर पड़ते हैं तो उसको जला देते हैं, बर्बाद कर देते हैं, संक्षारित कर देते हैं। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड अर्थात बैटरी का जो पानी है, उसको अगर किसी कपड़े पर डाला जाए तो कपड़ा काफी आसानी से जल जाता है। तो ये संक्षारक प्रकृति का होता है। ये संक्षारक यानी अम्ल संक्षारक प्रवृत्ति का होता है, ठीक है। अच्छा, और भी क्या कह सकते हैं? अम्ल जो है, इसका पीएच मान 7 से कम होता है। अच्छा, अम्ल क्षारक को उदासीन कर लवण का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? लवण का निर्माण करता है। बात क्लियर हो गई? किसका निर्माण करता है? लवण का निर्माण करता है। अब कुछ एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं।
अम्ल के कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं? तो देखिए, सबसे पहले आप लिखिएगा सल्फ्यूरिक अम्ल। तो सल्फ्यूरिक अम्ल को अम्लों का राजा भी कहा जाता है, जिसका रासायनिक सूत्र H2SO4 होता है। इसी तरीके से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसका रासायनिक सूत्र HCl होता है, इसी को नमकाम्ल के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहा जाता है? नमकाम्ल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और सल्फ्यूरिक अम्ल को गंधकाम्ल के नाम से जाना जाता है। गंधकाम्ल यानी गंधक यानी सल्फर का अम्ल, ये गंधकाम्ल H2SO4 कहलाता है। आपसे सवाल कई बार पूछा जा चुका है कि गंधकाम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, नमकाम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। इसी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को एस्प्रिट लवण के नाम से भी जाना जाता है, तो ये आप यहां लिख सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है नाइट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल? नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल बहुत ही प्रबल ऑक्सीकारक होता है और इसका रासायनिक सूत्र HNO3 होता है। इसी तरीके से कार्बोनिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल कौन सा अम्ल? कार्बोनिक अम्ल यानी कार्बोनिक एसिड। तो कार्बोनिक अम्ल का रासायनिक सूत्र H2CO3 होता है। इसी तरीके से फॉस्फोरिक अम्ल, कौन सा अम्ल? फॉस्फोरिक अम्ल। ये अम्ल के अच्छे एग्जाम्पल हैं। ये H3PO3 लिख देते हैं, 4 भी लिख सकते हैं आप, अर्थोफॉस्फोरिक एसिड जो भी है। तो ये अम्ल के डिफिनीशन, ये इसका स्पेसिफिक कंडीशन है ना, और ये कुछ उसके विशेषता और ये एग्जाम्पल। तो पहले आप डिफिनीशन लिखिएगा, फिर इस रिएक्शन को लिखिएगा, इक्वेशन को लिखिएगा, फिर ये एग्जाम्पल लिखिएगा, फिर यहां विशेषता लिखिएगा। ये क्या है? विशेषताएं हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। क्लियर है? तो चलिए इसको नोट करिए, फिर आगे की बात करते हैं। तो अब बात करते हैं अम्ल कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, उपलब्धता के आधार पर, मतलब प्रकृति में, किसमें? प्रकृति में उपलब्धता के आधार पर, उपलब्धता के आधार पर अम्ल 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? अम्ल 2 प्रकार के होते हैं। अब पहली बात यह है कि पहली यानी पहला अम्ल कौन सा है? तो देखिए, पहले को हम लोग कहते हैं कार्बनिक अम्ल। कौन सा अम्ल? कार्बनिक अम्ल, ठीक है। यह है आपका कार्बनिक अम्ल। अंग्रेजी में इसको ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। कौन सा एसिड? ऑर्गेनिक एसिड। देखिए, कार्बनिक अम्ल एक ऐसा अम्ल होता है जो पेड़ पौधों से या वनस्पतियों से प्राप्त किया जाता है, और ये गॉड गिफ्टेड होता है। ये इंसानों के सेहत के लिए काफी फायदेमंद होता है, इसलिए इन सभी अम्लों का इस्तेमाल करना चाहिए आम जिंदगी में। कैसे? देखिए, डिफिनीशन क्या बोलेंगे? वैसे अम्ल जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त है या प्राकृतिक रूप से हमें प्राप्त है, उसे कार्बनिक अम्ल कहेंगे, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मूल रूप से पाए जाते हैं। अब सवाल यह है कि इस कौन कौन से इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो देखिए, जितने फल हैं उनमें ज्यादातर, मतलब मैक्स टू मैक्स जो भी अम्ल पाए जाते हैं वो सब के सब ऑर्गेनिक एसिड यानी कि कार्बनिक अम्ल ही पाए जाते हैं। जैसे अगर हम सेब की बात करें, तो सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है। ये एक कौन सा अम्ल है? ये कार्बनिक अम्ल है। कौन सा अम्ल है? कार्बनिक अम्ल है। इसी तरीके से अगर आंवला की बात करें, आंवला, तो एस्कॉर्बिक अम्ल, इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। इसी तरीके से अमरूद की बात करें तो उसमें भी, अमरूद में भी एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। ये भी क्या है? ये सब के सब वनस्पतियों से प्राप्त होने वाले फल हैं, यानी पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाले फल हैं। इसी तरीके से अगर हम कच्चा अंगूर कहें या इमली कहें या खट्टा भी कह लें, खट्टा अंगूर कहें, इमली कहें या कच्चा अंगूर कहें, तो इसमें क्या पाया जाता है? टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है, और टार्ट्रिक अम्ल भी एक कार्बनिक अम्ल है। कौन सा अम्ल है? कार्बनिक अम्ल है। इसी तरीके से संतरा कहें
मौसमी कहें या और क्या कह सकते हैं, और नींबू अगर कहें, क्या कहें, नींबू। तो नींबू, संतरा या मौसमी में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। कई बार किताब साइट्रिक भी लिखता है, प्रोनाउंसिएशन अलग अलग, उच्चारण अलग अलग हो सकता है। इसी तरीके से आगे अगर बढ़ेंगे तो आपको मिल सकता है, जैसे ये टमाटर है ना, या और एक जिसका साग बनता है उसको क्या कहते हैं, पालक। पालक का जूस या टमाटर का जूस, इसमें क्या पाया जाता है? इसमें पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। कौन सा अम्ल? ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल। क्लियर हो गया? अच्छा, इसी तरीके से आगे अगर बढ़ेंगे तो आपको देखने को मिलेगा मधुमक्खी, क्या? मधुमक्खी या बिरनी आपने पीला वाला देखा होगा, या लाल चींटी। कौन चींटी? लाल चींटी। इन सब में क्या पाया जाता है? इन सब में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। ये जितने हम अम्ल लिखे हैं ये सब के सब थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं। केमिकल फार्मूला इनका लिखना थोड़ा सा मुश्किल है ना, आपके 10th क्लास में उसको नहीं पढ़ना है, इसलिए हम नहीं लिख रहे हैं। हालांकि फॉर्मिक एसिड पढ़ना है, यानी फॉर्मिक अम्ल पढ़ना है, तो फॉर्मिक अम्ल HCOOH लिख देते हैं। इसी तरीके से आपको विनेगर अर्थात सिरका कहते हैं, जिसको पूछा जाता है कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। एसिटिक अम्ल। और एसिटिक अम्ल को ही और क्या कहा जाता है? एथेनोइक अम्ल कहा जाता है। कौन सा अम्ल कहा जाता है? एथेनोइक अम्ल। और एथेनोइक अम्ल का रासायनिक सूत्र CH3COOH होता है। फॉर्मिक अम्ल को मेथेनोइक अम्ल भी कहा जाता है। मेथेनोइक अम्ल भी कहा जाता है, ये भी बात लिख लीजिएगा। तो ये कार्बनिक अम्ल के क्या है, कार्बनिक अम्ल के लिस्ट है, जिससे सवाल हर बार पूछा जाता है। आपसे सेब से सवाल पूछा गया है, आंवला से सवाल पूछा गया है, ये इमली से सवाल पूछा गया है, आपसे नींबू से सवाल पूछा गया है, आपसे टमाटर से सवाल पूछा गया है, आपसे फिर लाल चींटी से सवाल पूछा गया है, और सिरका से तो कई बार सवाल पूछा गया है। तो ये सब के सब क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो कार्बनिक अम्ल को हम लोग एक और अम्ल के नाम से जान सकते हैं, जिसको हम लोग नेचुरल एसिड यानी प्राकृतिक अम्ल भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये सब के सब प्रकृति द्वारा प्रदत्त है, हम लोगों को दिया गया है एज अ गिफ्ट, जिसका काफी आसानी से अगर हम इस्तेमाल सही तरीके से करें तो हम इसका लाभ उठा सकते हैं, और उठाते भी हैं। अगर हमारी तबीयत खराब होती है तो डॉक्टर ये तो नहीं बोलते कि भाई ये खाओ, लेकिन इसका सप्लीमेंट देते हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन नेचर ने जो दिया है अगर इसको डायरेक्ट हम लोग खाते हैं तो काफ़ी फायदेमंद होता है हमारे लिए। तो चलिए इसको नोट करिए, बाकी की बात बाद में होती रहेगी, पहले इसको नोट करिए और फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। दूसरा आपका अम्ल होता है उपलब्धता के आधार पर, जिसको हम लोग खनिज अम्ल कहते हैं। खनिज अम्ल जो होते हैं वो अच्छे अम्ल होते हैं, मतलब उनका कॉन्सेंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा होता है। अब खनिज अम्ल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मिनरल्स एसिड कहते हैं, मिनरल्स एसिड। अब इसके नाम से ये स्पष्ट है कि ये कहाँ से पाया जा रहा है। देखिए, खनिज में से हम अम्लों को एक्सट्रैक्ट करते हैं, मतलब उसका निष्कासन करते हैं। तो हम लोग जनरली ये बात कह सकते हैं कि भूमि के अंदर यानी भूपर्पटी के अंदर से जो अम्ल प्राप्त किए जाते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? खनिज अम्ल कहते हैं, या खनिज से प्राप्त अम्ल को खनिज अम्ल कहते हैं। तो ये खनिज और अयस्क दोनों चीजें अभी आपको धातु अधातु चैप्टर में पढ़ने हैं, वहां डिटेल हम बात कर लेंगे। देखिए, खनिज अम्ल कौन कौन से होते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन से अम्ल? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसको अभी हम नमकाम्ल भी कह रहे थे, स्प्रिट लवण भी कह रहे थे, जिसका रासायनिक सूत्र HCl होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल, कौन सा अम्ल? सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4, है ना। इसी तरीके से नाइट्रिक अम्ल,
नाइट्रिक अम्ल, तो नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3, नाइट्रस अम्ल, नाइट्रस अम्ल यानी कि HNO2, ठीक है। इसी तरीके से सल्फ्यूरस अम्ल, सल्फ्यूरस अम्ल यानी H2SO3, ये सब के सब कौन से अम्ल है? कौन से अम्ल है? खनिज अम्ल है। क्लियर हुई बात? तो चलिए इसको नोट करिए। अब देखिए, अब सवाल उठता है कि H+ आयन की सांद्रता के आधार पर, सांद्रता का मतलब मात्रा, सांद्रता के आधार पर अम्ल के प्रकार, अम्ल के प्रकार, ये अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए H+ आयन की सांद्रता यानी मात्रा के आधार पर अम्ल दो प्रकार के होते हैं। अगर H+ आयन, पहली बात ध्यान से सुनना, अगर H+ आयन की मात्रा किसी अम्ल में बहुत ही ज्यादा है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? प्रबल अम्ल कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रबल अम्ल कहेंगे, जिसको अंग्रेजी में स्ट्रॉन्ग एसिड के नाम से जाना जाता है। और इसको डिफाइन करने का क्या तरीका है? कहेंगे कि वैसे अम्ल जिसमें H+ आयन की मात्रा, H+ आयन की सांद्रता अधिक हो, क्या हो? सांद्रता अधिक हो, उसे हम प्रबल अम्ल कहते हैं। जैसे सभी खनिज अम्ल, जैसे सभी खनिज अम्ल, यानी कि जितने खनिज अम्ल होते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रस अम्ल, सल्फ्यूरस अम्ल, ये सब के सब इसमें H+ आयन की सांद्रता अधिक होती है। अगर अमूमन जनरली अगर हम बात करें इसमें से भी, तो सल्फ्यूरस अम्ल को हटा देंगे क्योंकि इसमें थोड़ी कॉन्सेंट्रेशन कम होती है H+ आयन की। बाकी में अगर बात करें तो नाइट्रस अम्ल को भी यहां से हटा देंगे। लेकिन इनमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल में H+ आयन की सांद्रता बहुत ही अधिक पाई जाती है, इसलिए ये सब के सब प्रबल अम्ल हैं। कौन से अम्ल हैं? ये खनिज अम्ल होने के साथ साथ प्रबल अम्ल भी होते हैं। क्लियर हुई बात? बोलिए। तो ये प्रबल अम्ल स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या होता है भाई? दूसरा होता है, ये पहला था, दूसरा होता है दुर्बल अम्ल। कौन सा अम्ल? दुर्बल अम्ल। कौन सा अम्ल? दुर्बल अम्ल। तो देखिए, पहले एक बात और प्रबल अम्ल की कर लेते हैं। जितने प्रबल अम्ल होते हैं, जितने प्रबल अम्ल होते हैं, ध्यान से सुनना, जितने प्रबल अम्ल होते हैं इनका पीएच मान, कौन सा मान? पीएच मान जो होता है वो हमेशा 1 से 3 के बीच होता है। 1 से 3 के बीच होता है। क्लियर हो गई बात? कितना से? 1 से, 0 से भी कह सकते हो, 0 से 3 के बीच, आप 1 छोड़ के 0 से 3 के बीच कह लो, 0 से 3 के बीच होता है। मतलब H+ आयन की सांद्रता जितनी ज्यादा होगी उस पीएच वैल्यू उतना ही कम होगी। अभी बात कर लेंगे उसकी। तो ये अब बात कर लेते हैं दुर्बल अम्ल की। तो कहेंगे कि वैसे अम्ल जो H+ आयन मतलब हाइड्रोजन आयन, जिसमें वैसे अम्ल जिसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता या मात्रा जो कह लो कम होती है, सांद्रता क्या होती है? कम होती है, उसे क्या कहते हैं? दुर्बल अम्ल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? दुर्बल अम्ल कहते हैं। अब इसके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। जितने कार्बनिक अम्ल होते हैं, कार्बनिक अम्ल, कौन से अम्ल? कार्बनिक अम्ल, सभी कार्बनिक अम्ल, यहां लिख देते हैं, सभी कार्बनिक अम्ल दुर्बल अम्ल होते हैं। कैसे अम्ल होते हैं? दुर्बल अम्ल होते हैं। कैसे अम्ल होते हैं भाई? दुर्बल अम्ल होते हैं। बात क्लियर हो गई? जैसे अभी हम लोग लिखे थे फॉर्मिक अम्ल। कौन सा अम्ल? फॉर्मिक अम्ल। तो क्या लिखे थे? HCOOH। यहां लिख देते हैं HCOOH, इसका रासायनिक सूत्र होता है। इसी तरीके से अभी हम लोग क्या लिखे थे? मैलिक अम्ल। उसी तरीके से टार्ट्रिक अम्ल। उसी तरीके से एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल, कौन सा अम्ल? एसिटिक अम्ल। तो एसिटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CH3COOH। क्लियर? उसी तरीके से है लैक्टिक अम्ल। कौन सा अम्ल? लैक्टिक अम्ल। तो ये लैक्टिक अम्ल। तो लैक्टिक अम्ल को हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं COOH, है ना, उसके बाद COH यानी CH यहां लिख सकते हैं, CHOH, ठीक है, फिर CH3, ये लैक्टिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है। तो ये
आपका खनिज अम्ल हो गया। प्रबल H+ आयन की सांद्रता के आधार पर अम्ल के प्रकार दो प्रकार के होते हैं, ये प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। जिसमें H+ आयन की सांद्रता अधिक होती है उसे प्रबल अम्ल कहते हैं, इसका pH मान 0 से 3 के बीच होता है। और दुर्बल अम्ल वैसे अम्ल होते हैं जिसमें H+ आयन की सांद्रता कम होती है और सभी कार्बनिक अम्ल दुर्बल अम्ल होते हैं, जैसे फॉर्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल और भी ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक अम्ल, सब के सब। और इनका pH मान यानी कि किसका, दुर्बल अम्ल का pH मान, दुर्बल अम्ल नीचे दिख रहा है, देख लेते हैं जरा, बिल्कुल दिख रहा है। दुर्बल अम्ल का pH मान, जो pH मान है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन जो कह लो, इसका 3 से 6.9 के बीच, 7 के बीच, मतलब 7 तो नहीं होता लेकिन 7 के बीच, 7 के बीच होता है। क्लियर? तो इसको नोट करिए और फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, अब अम्ल के बाद हम लोग क्षारक पढ़ेंगे। देखिए, जब आर्हेनियस से पूछा गया कि भाई इसके लिए कौन सा आप थ्योरी देंगे, तो उन्होंने कहा कि वैसे पदार्थ जो जल में घुल करके हाइड्रोक्सी आयन देते हैं उसे क्षारक कहा जाता है। तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे कि वैसे पदार्थ जो जल में घुलकर, कहां घुलकर, जल में घुलकर हाइड्रोक्सी आयन यानी OH- देते हैं। कौन सा? OH-, जिसको क्या कहा जाता है? हाइड्रोक्सी आयन। कौन सा आयन? हाइड्रोक्सी। क्या कहा जाता है? हाइड्रोक्सी आयन देते हैं, हाइड्रोक्सी आयन देते हैं, उसे क्षारक कहा जाता है। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें तो क्या कहेंगे? जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इसमें मिला दिया हमने जल। जैसे ही जल मिलाया तो मिलाने के बाद ये सोडियम केटायन और OH- आयन यानी कि OH- आयन हाइड्रोक्सी आयन एक्वस के फॉर्म में और Na+ एक्वस के फॉर्म में ये टूटा तो ये क्या दिया? OH- आयन यानी हाइड्रोक्सी आयन दिया, इसलिए सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षारक है। इसी तरीके से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको इस रिएक्शन को लिखने का तरीका यह भी है कि H2O इसमें जोड़ दें, K+ एक्वस फॉर्म में आपको प्राप्त होगा और OH- एक्वस फॉर्म में प्राप्त होगा हाइड्रोक्सी आयन। क्लियर है? तो क्या क्या दिया? हाइड्रोक्सी आयन दिया, इसलिए सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दोनों क्या है? क्षारक हैं। क्लियर हो गई बात? अच्छा, इसके अच्छे एग्जाम्पल जो डायरेक्ट एग्जाम्पल हो सकते हो, क्या हो सकते हैं? पहली बात तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, दूसरी बात पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो पहले हम सोडियम लिख लेते हैं। ये हो गया आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, एग्जाम्पल के तौर पर सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका रासायनिक सूत्र अभी हम लोग NaOH लिखे। इसी को कास्टिक सोडा के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहा जाता है? कास्टिक सोडा। और कास्टिक सोडा से सवाल आपसे पूछा गया है कि कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। अब देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड के बाद आपका है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। कौन सा हाइड्रोक्साइड? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र KOH, जिसको कास्टिक पोटास के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहा जाता है? कास्टिक पोटास। क्लियर हो गया बात? चलिए आगे बढ़ते हैं तो हमको देखने को मिलेगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड। कौन सा हाइड्रोक्साइड? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और अमोनियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र NH4OH होता है। इसी तरीके से हम देखेंगे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को भी हम लोग काफी आसानी से क्षारक कह सकते हैं, क्योंकि ये जल में घुल करके 2 हाइड्रोक्सी आयन डोनेट करता है, OH- आयन डोनेट करता है। इसी तरीके से बढ़ेंगे तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की चर्चा जब करेंगे तो देखेंगे कि ये 3 हाइड्रोक्साइड आयन डोनेट कर रहा है, इसलिए ये एक क्षारक है। क्लियर हो गई बात? अब बात आती है कि ये जो क्षारक है वाकई अगर जल में इसको घोल रहे हैं, कहां घोल रहे हैं? जल में। तो जल में घुल करके अगर OH- आयन दे रहा है
तो इसको और क्या कहा जा सकता है? तो सुनिए, जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहा जाता है। अब इसके बाद हम अल्कली यानी क्षार की बात कर लेते हैं थोड़ी देर में। क्षार यानी अल्कली, ध्यान से सुनिएगा। अल्कली क्या कहता है? कहता है कि जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। अब कहिएगा कि कौन कौन से भाई क्षार हैं? तो देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड काफी आसानी से घुलता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड काफी आसानी से घुलता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी काफी आसानी से घुलता है, लेकिन एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड काफी आसानी से नहीं घुलता है, इसलिए ये केवल क्षारक कहलाएगा। जबकि सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग क्या कह सकते हैं? क्षार भी कह सकते हैं। तो ये और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये तीनों जो एग्जाम्पल हैं ये क्षार कहला सकते हैं। तो नोट, यहां एक बात आती है नोट में कि सभी क्षारक, ध्यान से सुनना, सभी क्षारक, ध्यान से सुनो, सभी क्षार, ऐसा बोलो, सभी क्षारक ही बोलो सभी क्षारक क्षार नहीं होते, सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं। जबकि क्योंकि लिख लो, क्यों भाई? सवाल तो पूछा जाएगा कि क्यों, तो कहिएगा कि सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं क्योंकि सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं, जल में घुलनशील नहीं होते हैं, लेकिन सभी क्षार क्षारक होते हैं। क्या होते हैं? क्षारक होते हैं। सभी क्षार क्षारक होते हैं। क्यों? क्योंकि सभी क्षार को क्षारक से उठाया गया है। कहां से? क्षारक से उठाया गया है। क्लियर हो गई बात? तो चलिए इसको नोट करिए, फिर आगे की बात करते हैं। अब बात आती है कि क्षारक की क्या विशेषताएं होती हैं। क्षारक की विशेषताएं तो देखिए, ध्यान से सुनिएगा। कहिएगा कि क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं। कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं। जैसे कि नीम का पत्ती, करेला, मजा आ जाता है। ठीक है, अब देखिए, क्षारक लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। क्लियर? अच्छा, क्षारक जो होते हैं, क्षारक का पीएच मान 7 से अधिक होता है। 7 से अधिक होता है, ये इसके गुण हैं। क्लियर? कुछ नेचुरल एग्जाम्पल की बात करते हैं तो वही नीम का पत्ती, चिरैता, है ना, उसके बाद ये करेला, ये काफी अच्छे एग्जाम्पल हैं नेचुरल क्षारक के, जो काफी फायदेमंद भी है इंसानों के लिए, जानवरों के लिए भी। तो चलिए, ये क्षारक की विशेषताएं हो गई। अब बात करेंगे कि क्षारक के प्रकार कितने होते हैं। तो लिखेंगे हाइड्रोक्सी आयन यानी OH माइनस की सांद्रता के आधार पर क्षारक 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहली बात ये प्रबल क्षारक। पहली बात ये कि कौन कौन? तो पहली बात ये कि प्रबल क्षारक। अब प्रबल क्षारक को अंग्रेजी में तो स्ट्रॉन्ग बेस कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रॉन्ग बेस कहते हैं। अब सुनिए, तो प्रबल क्षारक कैसे होते हैं? वैसे क्षारक जो अधिक मात्रा में OH माइनस यानी हाइड्रोक्सी आयन डोनेट करते हैं, अधिक मात्रा में OH माइनस देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? प्रबल क्षारक कहा जाता है। जैसे ग्रुप 1 के क्षारक
मतलब ग्रुप 1 के हाइड्रोक्साइड, किसके हाइड्रोक्साइड, ग्रुप 1 पीरियोडिक टेबल ग्रुप 1 के हाइड्रोक्साइड यानी कि OH माइनस वाले। तो ग्रुप 1 के हाइड्रोक्साइड जैसे कास्टिक सोडा यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसी तरीके से लिथियम हाइड्रोक्साइड। लिथियम हाइड्रोक्साइड ना ही लिखो तो बेहतर है, इसकी कहानी बाद में बताएंगे, है ना। रुबिडियम हाइड्रोक्साइड, सीजियम हाइड्रोक्साइड, इसके हाइड्रोक्साइड प्रबल क्षारक होते हैं। क्लियर हो गई बात। चलिए अब देखिए दूसरा है आपका दुर्बल क्षारक। कौन सा क्षारक, दुर्बल क्षारक। अब कहिएगा कि दूसरे इससे पहले थोड़ा एक बात बताइए कि ये कास्टिक सोडा कैसे मतलब अधिक मात्रा में OH माइनस देता है। तो देखिए सांद्रता अधिक होती है, उसको मापने के तरीके अलग होते हैं, तो सांद्रता के आधार पर उसको डिफाइन कर लिया जाता है। दूसरे की बात करते हैं तो दूसरा होता है दुर्बल क्षारक। कौन सा क्षारक, दुर्बल क्षारक। तो दुर्बल क्षारक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, वीक बेस। क्या कहते हैं, वीक बेस, WEAKBASE, वीक बेस। देखिए कहिएगा कि वैसे क्षारक जो कम मात्रा में OH माइनस यानी हाइड्रोक्सी आयन देते हैं, कॉमा क्या कहलाते हैं, दुर्बल क्षारक कहलाते हैं। जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड को NH4OH कहा जाता है। और ग्रुप 2 के, ग्रुप पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 2 के हाइड्रोक्साइड जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस, इसी तरीके से बेरिलियम हाइड्रोक्साइड BeOH ट्वाइस, इसी तरीके से स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड SrOH ट्वाइस। ये सब के सब काफी कम मात्रा में हाइड्रोक्सी आयन देते हैं, इसलिए ये दुर्बल क्षारक है। यही नहीं, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड भी काफी कम मात्रा में हाइड्रोक्सी आयन देता है, इसलिए ये दुर्बल क्षारक है। बात क्लियर हो गई। तो चलिए नोट करिए प्रबल और दुर्बल क्षारक को, फिर आगे की बात करते हैं। तो देखिए अब हमने अम्ल और क्षारक को पढ़ लिया, उसके टेस्ट को पढ़ लिया, लेकिन क्या सभी पदार्थों को जांच करने के लिए अम्ल और क्षारक इनमें से कौन है उसकी जांच करने के लिए क्या उसकी टेस्ट करते रहे? हो सकता है उसमें कुछ ऐसे भी पदार्थ आ जाए जो जहरीले हो, तो हमारी जान भी जा सकती है। तो इसके लिए क्या किया गया, सूचक बनाया गया, यानी इंडिकेटर बनाया गया। अब सवाल यह है कि ये इंडिकेटर क्या है। तो वैसे पदार्थ जो अम्ल एवं क्षारक, अम्ल एवं रंग के द्वारा, अम्ल एवं क्षारक एवं गंध के द्वारा अम्ल एवं क्षारक के होने की सूचना देते हैं, या एक लाइन में कहें तो कहेंगे कि वैसे पदार्थ जो रंग एवं गंध के द्वारा किसी पदार्थ के अम्लीय या क्षारीय होने की सूचना देते हैं, उसे सूचक कहा जाता है। तो हम लोग यहां अब लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सूचक। सूचक को अंग्रेजी में इंडिकेटर कहा जाता है, इंडिकेटर कहा जाता है। क्लियर हो गया। तो वैसे पदार्थ जो किसी पदार्थ के अम्लीय या क्षारीय होने की सूचना प्रदान करते हैं, उसे सूचक कहा जाता है। सूचक कितने प्रकार के होते हैं? सूचक 4 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं नेचुरल यानी प्राकृतिक सूचक। प्राकृतिक सूचक कौन कौन से होते हैं? जैसे लिटमस विलियन। कौन सा विलियन? लिटमस विलियन। ठीक है। अच्छा, इसके बाद और क्या हो सकता है? लिटमस विलियन, उसके बाद पत्ता गोभी, वो भी पत्ता गोभी का पत्ती, और भी क्या, कौन सा, मतलब कैसा, लाल पत्ता गोभी। कैसा? लाल पत्ता गोभी। आपने हरा पत्ता गोभी देखा होगा, लेकिन लाल पत्ता गोभी भी आता है, उसके पत्ती के जूस का इस्तेमाल सूचक के रूप में किया जाता है। इसी तरीके से अगर बात करें तो ये हल्दी, क्या है? हल्दी है ना, टर्मरिक, हल्दी है ना। उसके बाद पिटूनिया
हाइड्राजीनिया, ये सब के सब प्राकृतिक सूचक के अच्छे उदाहरण हैं। ठीक है, अब देखिए, अब सवाल ये उठता है कि ये लिटमस क्या है? क्या है? लिटमस। यानी सबसे पहली बात, ये लिटमस विलियन क्या है? तो देखिए, लिटमस पेपर भी होता है, लिटमस विलियन भी होता है। सबसे पहले विलियन की बात करते हैं। लिटमस विलियन एक बैगनी रंग का रंजक होता है, बैगनी रंग का रंजक होता है, डाई होता है, यानी कलर होता है, रंजक होता है, जो थैलोफाइटा समूह के लिचेन या लाइकेन, जो कहना हो कह लेना, प्रोनाउंसिएशन उच्चारण जो तुमको समझ में आए वो कह लेना, लिचेन या लाइकेन नामक पौधे से निकाला जाता है। क्या किया जाता है? निकाला जाता है। क्या किया जाता है भाई? निकाला जाता है। जब लिटमस विलियन न तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय, तो यह पर्पल कलर का, पर्पल को हिंदी में क्या कहते हैं? बैगनी। तब यह बैगनी रंग का होता है। किस रंग का होता है? बैगनी रंग का होता है। इतनी बात आपको जाननी है। क्लियर? अच्छा, अब बात यह भी आती है कि अब लिटमस का पेपर कैसे तैयार होता है? तो देखिए, अगर मान के चलो ये लिटमस का विलियन है, क्या है? लिटमस का विलियन है, इसमें आपने 2 पेपर डाला। कौन सा पेपर? 2 पेपर या एक ही पेपर मान के चलो। तो लिटमस के विलियन में जब पेपर को डाला जाता है तो लिटमस का पेपर तैयार हो जाता है। उसको डाल के उसमें से निकाल कर सुखा लिया जाता है, तो लिटमस का पेपर तैयार हो जाता है। अब लिटमस का पेपर जो बैगनी रंग का होता है, अब उस पर टेस्ट करना हम लोग शुरू करते हैं। अब टेस्ट करना शुरू करते हैं तो कभी कलर बदलता ही नहीं है, कभी लाल हो जाता है ना, तो कभी लाल से नीला हो जाता है। तो उसी की जांच करने के लिए जब हम लोग लिटमस पेपर का इस्तेमाल करते हैं, तो जरा सुनिए। अब पेपर के फॉर्म में, लिटमस पेपर के फॉर्म में, ये लिटमस पेपर 2 प्रकार के होते हैं। लिटमस पेपर कितने प्रकार के? लिटमस पेपर, कौन से? लिटमस पेपर 2 प्रकार के होते हैं। एक लिटमस पेपर जिसको हम लोग लाल लिटमस पेपर या नीला लिटमस पेपर कहते हैं, पहले को नीला लिटमस पत्र कह लेते हैं, नीला लिटमस पेपर, लिटमस पेपर। तो नीला लिटमस पेपर क्या करता है बताइए? नीला लिटमस पेपर क्या करता है? देखिए, नीला लिटमस पेपर जैसे ही अम्ल के संपर्क में आता है तो अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल रंग में बदल देता है। तो क्या कहिएगा? नीला लिटमस पेपर, यानी कि अम्ल नीला लिटमस पेपर को लाल रंग में बदल देता है। किस रंग में? लाल रंग में बदल देता है। अच्छा, वहीं अगर लाल लिटमस पत्र की बात करें, लाल लिटमस पेपर की बात करें, तो क्षारक लाल लिटमस पेपर को नीला रंग में बदल देता है, नीला रंग में बदल देता है। इतनी बात क्लियर हो गई? अच्छा, अब ये तो आपका पहला प्राकृतिक हो गया। अब दूसरा होता है संश्लेषित सूचक। ये संश्लेषित सूचक, ये बात याद रखिएगा, 2 बातें आपसे जरूर पूछी जाती हैं, नीला लिटमस पेपर और लाल लिटमस पेपर के बारे में सवाल आपसे पूछा गया है कि अम्ल नीले लिटमस पत्र को किस रंग में बदलते हैं? तो लाल। तो देखिए, नीला पूछे, नीला सवाल में अगर नीला रहे तो आंसर लाल होगा, और सवाल में अगर लाल रहे तो आंसर नीला होगा। इसको विपरीत करके याद कर लीजिएगा। अब संश्लेषित सूचक किसको कहते हैं? देखिए, संश्लेषित सूचक का मतलब होता है जिसको लैब में आर्टिफिशियली हम लोग इंसान क्या करते हैं? बनाते हैं, संश्लेषित करते हैं, यानी उसी को संश्लेषित सूचक, सिंथेटिक इंडिकेटर कहते हैं।
तो कहेंगे कि वैसे सूचक जो इंसानों के द्वारा प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं उसे संश्लेषित सूचक कहा जाता है। अब ये संश्लेषित सूचक क्या होते हैं? तो देखिए फिनाफ्थलीन, फिनोल्फ लिखते हैं, फिनोल्फथलीन कॉमा मिथाइल अरेंज, ये दोनों कौन से सूचक होते हैं? संश्लेषित सूचक होते हैं। तो चलिए इसको नोट करिए और आगे की बात करते हैं। तो अब मिथाइल अरेंज और फिनाफ्थलीन के कलर टेस्ट को चेक कर लेते हैं। देखिए जो फिनाफ्थलीन है, ध्यान से देखना, फिनोल्फथलीन, ये फिनोल्फथलीन जब ना तो अम्ल के संपर्क में होता है और ना ही क्षारक के संपर्क में होता है तो ये रंगहीन होता है। कैसा होता है? रंगहीन होता है। ध्यान से सुनना, इसको आप व्हाइट भी कह सकते हो, उजला भी कह सकते हो, सफेद भी कह सकते हो। क्लियर? लेकिन जैसे ही हम लोग इसे अम्ल के संपर्क में लाते हैं और उसके बाद क्षार के संपर्क में लाते हैं तो क्या होता है? देखिए अम्ल के संपर्क में जब फिनोल्फथलीन आता है तो भी ये रंगहीन होता है, मतलब कोई कलर चेंज नहीं होता, कोई भी कलर चेंज नहीं होता, बिल्कुल वैसे ही रहता है। लेकिन जैसे ही फिनोल्फथलीन क्षार के संपर्क में यानी क्षारक के संपर्क में आता है तो इसका जो कलर है ये गुलाबी हो जाता है। कैसा हो जाता है? गुलाबी हो जाता है। कैसा हो जाता है? गुलाबी हो जाता है। जैसे आज रोज डे भी है, वो गुलाबी, गुलाब वाला गुलाबी, बिल्कुल। तो आप लोगों ने आज खिल्लियां उड़ाई होंगी, लोगों की मजे किए होंगे। तो देखिए जिस दिन ये सूट हो रहा है उस दिन, ठीक है। देखिए तो ये फिनोल्फथलीन रंगहीन उजला होता है, अम्ल के संपर्क में आने पर इसके कलर में कोई चेंज नहीं होता है ना। और जैसे ही ये क्षारक के संपर्क में आता है तो अपने इस रंगहीन कलर को यानी व्हाइट कलर को किस में चेंज कर लेता है? गुलाबी रंग में चेंज कर लेता है। उसी तरीके से अगर हम मिथाइल अरेंज की बात करें, इंक थोड़ा ज्यादा हो गया है ना, इंक थोड़ा ज्यादा हो गया है तो कोई बात नहीं। देखिए अब दूसरी बात, अगर मिथाइल अरेंज की बात करें, कौन सा अरेंज? मिथाइल अरेंज। ध्यान से सुनना, मिथाइल अरेंज को अगर देखा जाता है तो मिथाइल अरेंज ऑरेंज कलर का यानी नारंगी रंग का होता है। ऑरेंज यही रंग अपना बता रहा है, तो ये नारंगी रंग का होता है। लेकिन अब जैसे ही ये अम्ल के संपर्क में आता है, किसके संपर्क में? अम्ल के संपर्क में आता है तो ये अपने कलर को चेंज करता है और अम्ल के संपर्क में आते ही ये लाल रंग का हो जाता है। किस रंग का हो जाता है? लाल रंग का, रेड कलर का हो जाता है। लेकिन जैसे ही क्षारक के संपर्क में आता है तो इसका जो लाल रंग है, ये लाल रंग अब पीला रंग में बदल जाता है, येलो कलर में बदल जाता है। बात क्लियर हो गई? तो चलिए ये हो गए आपके सिंथेटिक इंडिकेटर यानी कि संश्लेषित सूचक। अब हमारी बात होगी किसकी? अब हमारी बात होगी गंधीय सूचक की। किसकी? गंधीय सूचक की। गंधीय सूचक को अंग्रेजी में ओल्फैक्टरी इंडिकेटर कहते हैं और ओल्फैक्टरी इंडिकेटर का काम क्या होता है? अपने गंध के द्वारा किसी पदार्थ के अम्लीय या क्षारीय होने की सूचना देना। तो कहेंगे कि वैसे पदार्थ या वैसे सूचक जो अपने गंध के द्वारा, ऑडर के द्वारा, स्मेल के द्वारा, फ्रेग्रेंस के द्वारा किसी पदार्थ के अम्लीय या क्षारीय होने की सूचना देते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे गंधीय सूचक कहा जाता है। क्लियर बात? अब देखिए ये गंधीय सूचक कौन कौन से होते हैं, जरा ध्यान से सुनिए। आपके एनसीईआरटी में ऐसे तो हजारों गंधीय सूचक हो सकते हैं, लेकिन आपके एनसीईआरटी में महज 3 मेंशन है, उसी की चर्चा करेंगे। तो देखिए सबसे पहले वैनिला तेल, वैनिला। क्लियर? अच्छा, वैनिला जब अम्ल के संपर्क में आता है और क्षार के संपर्क में या क्षारक के संपर्क में आता है तो इसकी जांच हमको करनी है। तो देखिए जब वैनिला अम्ल के संपर्क में आता है तो गंध में कोई परिवर्तन नहीं होता है। वैनिला के गंध में
गंध में, स्मेल में कोई परिवर्तन नहीं होता है, नॉट एनी चेंज, कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्लियर? अच्छा, कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन जैसे ही क्षारक के संपर्क में आता है, वेनिला खुशबूदार होता है, आजकल बहुत ही ज्यादा केक में इसका इस्तेमाल हो रहा है, खुशबूदार केक बनाने में। आपने जब आप लोग बर्थडे या किसी भी सेलिब्रेशन के लिए केक अगर खरीद के लाते होंगे तो उसके लिए जैसे ही आप खरीद के लाते होंगे उसमें एक स्मेल आता है, खुशबू आता है जो काफी आपको अच्छा लगता है और उसकी तरफ आपको प्रेरित करता है, खींचता है अपने तरफ। तो उसमें ज्यादातर वेनिला का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर हो गई? अब देखिए, क्षारक के संपर्क में आता है तो ये अपने तो लाइट चला गया था। देखिए, वेनिला जब अम्लीय विलयन के संपर्क में आता है तो गंध में इसके कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन जैसे ही क्षारीय विलयन में आता है तो इसका गंध समाप्त हो जाता है, यानी ये गंधहीन हो जाता है। क्या हो जाता है? गंधहीन हो जाता है, ऑर्डरलेस हो जाता है। इसी तरीके से अगर हम बात करें प्याज का जूस, प्याज का जूस अम्लीय विलयन में आमतौर पर प्याज के जूस के पास एक स्पेशल गंध पाया जाता है जो काफी खराब लगता है लोगों को, है ना। लेकिन जैसे ही प्याज के जूस को या प्याज को अम्लीय विलयन में या अम्लीय माध्यम के संपर्क में लाते हैं या अम्लीय विलयन में डालते हैं तो पुनः इसके गंध में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन जैसे ही क्षारीय विलयन में डालते हैं तो क्षारीय विलयन में डालने के बाद पुनः ये गंधहीन हो जाता है। इसके गंध में यहां कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन क्षारीय विलयन में डालने पर यह गंधहीन हो जाता है। इसी तरीके से है लौंग का तेल। किसका तेल? लौंग का तेल, है ना। लौंग का तेल भी अम्लीय विलयन में इसके गंध में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन आप जानते हैं कि लौंग के तेल के पास एक अपना स्पेशल गंध होता है। अम्लीय विलयन में डालने पर उसके गंध में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन जैसे ही क्षारीय विलयन में डालते हैं तो क्षारीय विलयन में डालने के बाद पुनः यह गंधहीन हो जाता है, इसका गंध समाप्त हो जाता है। क्या हो जाता है? गंध समाप्त हो जाता है। बात क्लियर हो गई? तो इसको आप नोट करिए, फिर आगे की बात करते हैं। चलिए अब बात करते हैं धातु का अम्ल के साथ अभिक्रिया, रिएक्शन विथ रिएक्शन ऑफ मेटल एंड एसिड, इसकी बात करते हैं। देखिए, धातु तनु अम्ल के साथ, कैसे अम्ल के साथ? तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। क्लियर? जैसे अगर मान के चलिए हमने एक जिंक का टुकड़ा लिया, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में इसको डाला। जैसे ही हमने डाला तो ये बना जिंक क्लोराइड और उसके बाद हाइड्रोजन गैस। क्लियर हो गया? जिंक क्लोराइड एक लवण है ना। जिंक क्लोराइड क्या है? एक लवण है जिसका कलर कैसा होता है? सफेद होता है। क्लियर? अच्छा, इसी तरीके से अगर हमने क्या किया कि सोडियम के एक टुकड़े को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के विलयन में डाला, जैसे ही हम इसको डालते हैं तो ये Na2SO4 और पुनः हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। सोडियम सल्फेट जो ये बनता है ये भी एक लवण है और इसका भी कलर कैसा होता है? सफेद होता है। और इसको सोडियम सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन को ग्लोबर लवण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्लोबर लवण कहा जाता है। लेकिन अगर क्या हम कॉपर या सिल्वर या गोल्ड या प्लेटिनम जैसे धातुओं की अभिक्रिया तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराएं तो क्या लवण बनेगा? लवण तो बनेगा, लेकिन हाइड्रोजन गैस नहीं बनेगा। हाइड्रोजन गैस नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि जितने
क्रियाशीलता क्रम में हाइड्रोजन से नीचे आने वाले तत्व होते हैं या धातु होते हैं कह लो, वे कभी भी अम्ल के विलयन से हाइड्रोजन गैस को विस्थापित नहीं कर पाते हैं, मतलब इसको हटा नहीं पाते हैं। तो जब हटा नहीं पाते तो हाइड्रोजन गैस नहीं बनता है। इसीलिए कॉपर या सिल्वर या गोल्ड या प्लेटिनम माने सोना या प्लेटिनम तनु अम्ल से, किस अम्ल से? तनु अम्ल से अभिक्रिया करके केवल लवण बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस नहीं बनाते हैं। यह नोट करके लिख लीजिएगा। अब नोट दीजिएगा और कहिएगा कि सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाले धातु तनु अम्ल से अभिक्रिया कर केवल लवण का निर्माण करते हैं, हाइड्रोजन गैस का निर्माण नहीं करते। अब सवाल यह भी उठता है कि फिर कौन हाइड्रोजन गैस का निर्माण करेगा? तो देखिए, अगर कॉपर के साथ सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अगर अभिक्रिया हो जाए तो ये कॉपर सल्फेट एक्वस और उसके बाद हाइड्रोजन गैस का निर्माण होगा। यह सांद्र होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? सांद्र होना चाहिए। तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है किसके साथ? कॉपर के साथ, प्लैटिनम के साथ, गोल्ड के साथ भी, है ना। लेकिन आमतौर पर उसके रिएक्शन बहुत ही स्लो होते हैं। तो ये केमिकल रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन गैस का भी निर्माण हो रहा है, किसके साथ? कॉपर के साथ। क्लियर? चलिए, तो पुनः अब एक और बात आती है कि कॉपर के बर्तन में दही एवं खट्टे पदार्थ नहीं रखने चाहिए, क्योंकि वे काफी आसानी से बर्तन से अभिक्रिया करके और उसके जगह को वहां से विस्थापित कर देते हैं, और उसके बाद या तो उसका पेंदी खराब हो जाता है या लवण का जो निर्माण करते हैं तो वह दही एवं खट्टे पदार्थ खाने योग्य नहीं रह जाते हैं। इसलिए कभी भी ऐसे बर्तनों में नहीं रखना चाहिए जो थोड़े कम क्रियाशील हो। क्लियर? मतलब अम्ल में पाए जाने वाले हाइड्रोजन से कम क्रियाशील हो। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन क्या करेगा, उसको उसकी जगह से हटा देगा तो या तो उसका पेंदिए साफ हो जाएगा, है ना, मतलब पूरा बिना पेंदी का हो जाएगा, है ना, या लवण अगर बनेगा भी तो उस लवण को खाने योग्य हम, मतलब कि उस लवण को हम नहीं खा सकते हैं। तो ये सिचुएशन होता है। तो इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, आपको पढ़ना है धातु और क्षारक के बीच अभिक्रिया। देखिए, जब धातु क्षारक के साथ अभिक्रिया करते हैं, किसके साथ? क्षारक के साथ अभिक्रिया करते हैं, तो पुनः लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। क्लियर? अब सवाल ये कि इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं। देखिए, अगर मान के चलिए जिंक के एक टुकड़े को हम कास्टिक सोडा के एक्वस सॉल्यूशन के साथ अगर रिएक्शन कराएंगे तो काफी आसानी से हम लोग ZnO2 यानी कि सोडियम जिंकेट लवण का निर्माण होता है, और साथ ही हाइड्रोजन गैस का भी निर्माण होता है। इसी तरीके से अगर एल्यूमिनियम को सोडियम हाइड्रोक्साइड के एक्वस सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन कराएं तो आपको सोडियम एल्यूमिनेट मिलता है। इसको क्या कहते हैं? सोडियम एल्यूमिनेट। और उसके बाद हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। तो अब सवाल यह उठता है कि क्या सभी के सभी ऐसे, ये दोनों सवाल बहुत बार पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा पहले ही, है ना। तो सवाल यह भी उठता है कि क्या सब के सब क्षार के साथ अभिक्रिया करके और फिर हाइड्रोजन गैस का निर्माण करेंगे? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता है। कुछ के साथ होता है, और जो एक्टिव मेटल होते हैं, जो मॉडरेट होते हैं, वे हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं, लवण का निर्माण करते हैं, हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। लेकिन जो कम क्रियाशील धातु हैं वे कभी भी हाइड्रोजन गैस का निर्माण नहीं करते हैं। बात क्लियर हो गई? चलिए, सवाल पूछा गया है कि जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है? तो सोडियम जिंकेट बनाता है। इसका रासायनिक सूत्र भी आपसे पूछा गया है। चलिए,